पारस को जेल में सजा काटते हुए लमसम 3 साल गुजर चुके थे। 3 साल के अंदर वो कोर्ट में कई बार पेश हुआ और जज साहब के सामने कई बार अपना निर्दोष होने का सबूत दिया। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है, कानून अंधा होता है। लास्ट में कोर्ट द्वारा उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है और फांसी के सजा के मात्र 3 दिन पहले ही साहब को एक सम्मन जाता है कि पारस को कोर्ट में दोबारा से हाजिर किया जाए। तो जेलर साहब ये सोचकर पारस को लेकर तीसरे दिन हाजिर होते हैं। अब की बार जज साहब ने पारस की आखिरी इच्छा पूछने के लिए ही कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा होगा। ऐसे ही वो दिन आता है जिस दिन कोर्ट में जज साहब ने जेलर को इंगित किया था कि आप फला दिन सुबह 10 बजे के बाद कैदी पारस को लेकर कोर्ट में पेश होंगे। जेलर साहब भी कैदी पारस को दल बल के साथ लेकर कोर्ट में पहुंचते हैं। कोर्ट में पहुंचने के बाद जैसे ही कैदी पारस जज साहब के सामने आता है, वो फिर से एक बार जज साहब के हाथ पैर जोड़ने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि जज साहब मैं निर्दोष हूँ, मुझे बेकसूरी की सजा मिल रही है, साहब मेरा कोई दोस्त नहीं है, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पीछे मेरी पत्नी है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, आखिर उनकी कौन परवरिश करेगा। लेकिन जज साहब कुछ भी नहीं कहते हैं। जज साहब कैदी पारस से सिर्फ इतना कहते हैं कि पारस तुम सिर्फ एक चीज बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। करीब 10-15 मिनट वो ख्वाबों ख्यालों में खोने के बाद जज साहब से कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो अचानक फिर से उसकी आंखें नम हो जाती हैं और फिर से ही वो कोर्ट में रोना शुरू कर देता है। जज साहब कहते हैं कि पारस देखो, तुम्हें परसों सुबह फांसी होनी है, तुम ज्यादा इधर उधर की बातें मत करो, मुझे भी इमोशनल ना करो। जज साहब ये सोचते हैं कि मैं भी तो एक इंसान हूँ। वहां पे जितने भी लोग कोर्ट में खड़े होते हैं सब के सब इमोशनल हो जाते हैं, सब के सब रोंदे हो जाते हैं। पारस लगातार ही जज साहब से गिड़गिड़ा रहा था कि जज साहब कृपया मुझे फांसी की सजा ना दीजिए। जज साहब भी मजबूर थे, करते क्या, जो साक्ष्य और जो गवाही कोर्ट में हुई थी वो सब पारस के खिलाफ थी, इसलिए जज साहब ने पारस को फांसी की सजा सुना दी थी। पारस से जज साहब एक बार फिर से दोबारा कहते हैं कि पारस अब बहुत ज्यादा समय ना गंवाते हुए तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि आखिर तुम्हारी फांसी के पहले की अंतिम इच्छा क्या है। वो कुछ देर ही सोचता है और उसके बाद कहता है कि जज साहब मेरी आखिरी इच्छा बस एक है कि जज साहब मुझे मेरी पत्नी से एक रात के लिए मिलवा दीजिए, मुझे अपने पत्नी के साथ एक रात गुजारनी है। जज साहब जब ये सब बातें उसके मुंह से सुनते हैं तो एक बार वो भी परेशान हो जाते हैं कि ये कैसी अंतिम इच्छा है कि ये अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। जो हमारी न्याय प्रणाली है उसके हिसाब से फांसी देने के पहले अभियुक्त की अंतिम इच्छा जरूर पूरी की जाती है। और जज साहब जेलर साहब को फरमान सुनाते हैं कि जेलर साहब इसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। आखिर क्या थी पूरी कहानी और पारस अपनी पत्नी से क्यों मिलना चाह रहा था? आखिर कौन सा ऐसा मामला था जिस मामले में पारस बेवजह निर्दोषी फांसी की सजा पाने जा रहा था? दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, वो बहुत ही दिल को छू लेने वाली, बहुत ही सच्ची कहानी है। इस कहानी से समाज में एक मैसेज जाता है, तो इस कहानी को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। चंद मिनट के अंदर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि पूरी कहानी को देखकर ही जाइएगा, अगर आप कहानी देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो जैसा कि आपको पता हो, हमारे चैनल पर एक मुहिम चल रही है जिसके अंतर्गत जिन लोगों का प्यारा कमेंट, जिनका सपोर्ट और प्यार और आशीर्वाद हमें किसी भी कहानी के कमेंट बॉक्स में मिलता है, उनका नाम हम कहानी के आखिरी में लेते हैं। तो आपसे भी यही उम्मीद रहेगी कि कहानी आप किस जिले से, किस राज्य से देख रहे थे और आपका नाम क्या है और कहानी कैसी लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल बिना आपका समय गंवाए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। अब जेलर साहब पारस को गाड़ी में बैठाते हैं और सीधा ही जेल लेकर जाते हैं। उसे उसके बैरक में डालते हैं। बैरक में डालने के बाद कुछ पुलिस वालों को एक कागज बना के जो कोर्ट से जज साहब ने दिया था, उस कागज के माध्यम से पारस के घर भेजते हैं। पुलिस वाले पारस के घर जाते हैं। पारस के घर जाने के बाद उसकी पत्नी से कहते हैं कि हम जेल से आए हैं, परसों सुबह तुम्हारे पति पारस को फांसी होनी है
और उसने आज कोर्ट में जज साहब के सामने कहा कि मुझे अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारनी है, लोगों के साथ जेल में चलने की कृपा करें ताकि कैदी की अंतिम इच्छा पूरी की जा सके। अब वो तैयार होती है, पुलिस द्वारा जो गाड़ी गई थी उस गाड़ी पर बैठती है और कुछ ही देर बाद जेल में आ जाती है। तो दरअसल कहानी की शुरुआत होती है, एक गांव रहता है, गांव में दो मित्र रहते हैं जिनमें पारस बड़ा होता है आयु में, एज में, और उससे छोटा होता है उसका मित्र रमेश। दोनों एक ही गांव के रहने वाले, एक मध्यम वर्गीय परिवार से दोनों ताल्लुक रखते हैं। जहां भी वो खेलने जाते, कूदने जाते, पढ़ने जाते, सब साथ में ही करते हैं। उम्र धीरे धीरे दोनों की गुजरने लगती है और जब दोनों की उम्र करीब 22-23 साल की हो जाती है तो उनमें दोनों मित्रों में जो पारस था, जो कि रमेश से थोड़ा बड़ा था, कि पारस की शादी हो गई थी, प्रदेश बाहर कमाने चला जाता है। और चूंकि दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी, अब उसके दोस्ती के बिना रमेश भी गांव में नहीं रह पा रहा था, बहुत हैरान परेशान होता है। 1-2 महीने 3 महीने जैसे तैसे काटता है और जब पारस कुछ पैसे कमा लेता है, 3 महीने बाद जैसे ही गांव आता है तो रमेश उससे कहता है कि पारस भाई, ऐसा है कि मेरा तो मन यहाँ पे लग नहीं रहा है, तुमसे इतनी तगड़ी दोस्ती थी, तुम यार परदेश कमाने चले गए। तो पारस कहता है कि देखो भाई, मेरी नई नई शादी हुई है कुछ दिन पहले और मेरे ऊपर अब जिम्मेदारियां आ गई हैं, गांव में इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं कमाने चला गया। तो रमेश पारस से कहता है कि भाई मुझे भी कोई नौकरी लगवा दोगे? तो पारस कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल, मेरे कंपनी में तो बहुत सारे वर्कर हैं, चलो ठीक है, मैं अब की बार जाता हूँ तो बात करता हूँ, तुम चले आना। वो कुछ दिन घर पे छुट्टी काटने के बाद, अपनी नई नवेली पत्नी के साथ छुट्टी काटने के बाद अपने वहां चला जाता है जहां पर वो परदेश में कमाया करता था। वो परदेश में पहुंच जाता है। परदेश में पहुंचने के बाद अपना जो ड्यूटी करता था, नौकरी करता था, काम करता था, वो काम करने लगता है। और उसके कुछ दिन बाद ही वो किसी के नंबर से रमेश को गांव में फोन करता है, रमेश से बात करता है और कहता है कि रमेश आ जाओ, हमारे कंपनी में एक वैकेंसी खाली है। रमेश बहुत खुशी खुशी जाता है, उसके कंपनी में पहुंचता है, पारस उसका काम लगवा देता है, दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। एक बात और थी कि दोनों दोस्त भले थे लेकिन दोनों की आदतें बहुत अलग अलग थी। पारस जो था वो सीधा साधा ईमानदार टाइप का बंदा, और जो रमेश था वो थोड़ा सा इश्क मिजाज, रंग मिजाज टाइप का आदमी था। रमेश कंपनी की ही एक लड़की से संबंध में आ जाता है, दोनों का चक्कर चलने लगता है। क्योंकि रमेश और पारस एक ही कमरे में रहते हैं, तो एक दिन पारस ड्यूटी गया होता है और शाम को जैसे ही आता है वो देखता है कि रमेश और उसकी जो प्रेमिका है दोनों एक साथ ही कमरे में हैं। वो काफी देर तक दरवाजे पर आवाज लगाता है लेकिन रमेश था कि दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि जैसे तैसे उसने कुछ देर बाद दरवाजा खोला। अब ये सिलसिला, जब भी रमेश को छुट्टी मिलती उसके बाद जब पारस अपनी ड्यूटी से आता तो ये बराबर का सिलसिला बन चुका था। पारस ने बहुत तेजी से रमेश को डांटा कि रमेश, तू यहाँ कमाने आया है, तू मेरा मित्र है, तू एक गलत रास्ते पर है, तू गलत रास्ता भटक गया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। घर के माँ बापों की एक इच्छा है कि तू 4 पैसे कमा कर उन्हें घर दे और तू यहाँ पे इश्कबाजी लड़ा रहा है। रमेश को गुस्सा आ जाता है और दोनों में आपस में झगड़ा हो जाती है और उसके बाद दोनों अपना अपना रूम अलग शिफ्ट कर लेते हैं, दोनों अलग अलग रूम में रहने लगते हैं। पारस जो था वो सिर्फ अपने काम धंधे, अपने ड्यूटी में ध्यान दिया करता था, लेकिन जो रमेश था वो पारस से अब जलने लगा था। दोनों की दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। काफी दिन ये सिलसिला चलने के बाद आज बहुत दिन बाद रमेश पारस से मिलता है तो कहता है कि भाई, तुम मेरे गांव के हो, मेरे दोस्त हो, मैं मुझसे जो गलती हो गई उसको माफ कर दो। सीधा साधा था ही, वो भी रमेश को गले लगा लेता है और कहता है कोई बात नहीं भाई, गलती इंसान से ही होती है। फिर दोनों साथ रहने लगते हैं। दरअसल उसके पीछे की जो वजह थी ये थी कि रमेश जो है इसकी मिजाजी की वजह से अपनी ड्यूटी नहीं करता था और परदेश में उसे खाने के लाले पड़ गए थे। वो कई लोगों के साथ रहना चाहा लेकिन सब ने भगा दिया, तो उसने लास्ट में दिमाग लगाया कि अगर मैं पारस से एक बार अपनी दोस्ती का हाथ फिर बढ़ाता हूँ, मेरे और उसके संबंध अगर ठीक हो जाते हैं तो मैं पारस के साथ आराम से रह लूंगा। और पारस अब की बार उसके फिर से एक बार फंदे में फंस जाता है और वो 2-4 दिन आपस में बातें करने के बाद पारस से कहता है कि पारस भाई, अगर आप बुरा मत मानो
तो आपका खर्चा भी जा रहा है, नाजायज मेरा भी जा रहा है, हम दोनों एक ही कमरे में रह लेते हैं। तो पारस कहता है कि भाई मैं तो शुरू से ही एक ही कमरे में दोनों लोग रहते थे, लेकिन तुम ही तो अलग हुए, वो भी एक लड़की के चक्कर में। तुम्हें तो कोई दोस्ती की कोई परवाह ही नहीं रही, गांव की कोई परवाह ही नहीं रही, हम लोगों के संबंध की कोई परवाह नहीं, तुम तो लड़की के चक्कर में पूरी तरीके से बहक गए। रमेश कहने लगता है कोई बात नहीं, कल सुबह मैं तुम्हारे रूम पर शिफ्ट कर लेता हूँ, जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ, भूलने में ही हम दोनों की भलाई है। कहता है ठीक है, उसे एक चाबी पकड़ाता है और वो अपनी ड्यूटी चला जाता है। अगले दिन अपना सामान लेकर पारस के रूम में शिफ्ट हो जाता है। पारस धीरे धीरे देखता है कि रमेश के चाल चलन में, चरित्र में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वो फिर से रमेश को रोकने लगता है और एक दिन तो ऐसा हुआ जब रमेश अपनी प्रेमिका के साथ उसी कमरे में था, दोनों की तेजी तेजी से पता नहीं किस बात पे बहस होती है और बहस होने के बाद रमेश अपनी प्रेमिका को कई हाथ मार देता है। दोनों में बात बहुत बढ़ जाती है और वहीं बगल में ही एक हथौड़ा रखा था। अब रमेश उस हथौड़े से अपनी प्रेमिका के सर पर वार कर देता है और प्रेमिका तड़प तड़प कर वहीं जान दे देती है। अब जब रमेश कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत होता है तो वो देखता है कि अरे यार ये मुझसे क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग का था। वो कुछ देर दिमाग लगाने के बाद पुलिस को फ़ोन कर देता है। कुछ देर बाद ही पुलिस आती है। फिर पारस को कंपनी से बुलाया जाता है और पारस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पारस ने ही उपरोक्त लड़की की हत्या की है, क्योंकि मकान मालिक ने अपना कमरा पारस को दिया था। इसलिए पुलिस के सामने मकान मालिक भी गवाही देता है कि ये सब जो कृत्य किया वो पारस ने ही किया। पुलिस पारस को पकड़ के जेल में डाल देती है। जेल में डालने के बाद 2-3 साल का ट्रायल चलने के बाद अब उसे फांसी की सजा होनी थी, जिस फांसी के सजा में उसने एक रात गुजारने के लिए जज साहब से अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर एक रात गुजारने के लिए अपनी पत्नी के साथ मांगी थी। खैर, अब पत्नी लाई जाती है। पुलिस वाले आके जेलर साहब को बताते हैं कि उसकी पत्नी आ चुकी है। उसकी पत्नी से जेलर साहब मिलते हैं और जिस बैरक में पारस होता है उस बैरक में ले जाकर उसकी पत्नी को सारा बैरक खाली करा के सिर्फ पारस और उसकी पत्नी को ही रखा जाता है। बाहर से ताला लगा लिया जाता है और दोनों को एक हिदायत दी जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पति पत्नी हैं, आपको एक शर्त से गुजरना होगा। शर्त ये थी, उस बैरक में कोई भी कैमरा नहीं लगाया जाएगा, लेकिन एक रिकॉर्डर लगाया जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग कोई ऐसी अगर बातें करते हैं जो कि अनैतिक हो, असंवैधानिक हो, सजा के बारे में हो, तो वो बातें रिकॉर्ड हो जाए। तो पारस और उसकी पत्नी कहते हैं ठीक है जेलर साहब, हमें कोई ऐसी बात ही नहीं करनी है, मैंने कोई ऐसी बात करने के लिए अपनी पत्नी को बुलाया ही नहीं, आप रिकॉर्डर लगा सकते हैं। अब उस बैरक में बाकायदा रिकॉर्डर लगाया जाता है। रिकॉर्डर लगाए जाने के बाद सब लोग बाहर चले आते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम होने के बाद रात गुजरती है। रात में 12-1 बजे के बाद दोनों आपस में बातें करना शुरू करते हैं। अब पारस काफी तेजी तेजी से रोने लगता है और रोने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सीधा साधा निर्दोष आदमी, मैं क्या करूं, मुझे गलत एक रणनीति के तहत रमेश ने फंसा दिया है, जबकि मेरा कोई कृत्य ही नहीं था। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे से गले से लिपट जाते हैं और उसकी पत्नी अपने पति पारस से कहती है कि पारस, मैं सब कुछ समझ रही हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन तुम्हें पता है कि कानून के आंख पर पट्टी बंधी है, कानून अंधा होता है, इसलिए मैं कुछ चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती हूँ। वो रात भर दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और पारस लगातार अपनी पत्नी को बताता रहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। और धीरे धीरे करते करते सुबह हो जाती है। सुबह के टाइम जैसे ही उस बैरक से उसकी पत्नी निकलती है, साहब से कहती है कि जेलर साहब, मेरा पति बिल्कुल निर्दोष है, मेरे पति को रणनीति के तहत फंसाया गया है। जेलर साहब कहते हैं मैं क्या करूं, अब जो होना था वो हो गया, कल 10 बजे तुम्हारे पति को फांसी होनी है। वो बेचारी रोने लगती है और रोकर अपने घर चली जाती है। अब जेलर साहब उस रिकॉर्डर को निकलवाते हैं, जो रिकॉर्डर उनकी बैरक में लगाया गया था। वो पूरी रात की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। उस रिकॉर्डिंग में बार बार यही कहा गया था पारस की तरफ से अपनी पत्नी से रो रो कर कि मैं निर्दोष हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है,
मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है, मुझे बेवजह फांसी की सजा सुनाई जा रही है। सर साहब पूरी रिकॉर्डिंग अपने जेल के जितने भी कर्मचारियों थे उनके बीच में सुनते हैं तो सारे कर्मचारी भावुक हो जाते हैं। उनमें से ही एक कर्मचारी पूरी रिकॉर्डिंग को ले लेता है और कई लोगों को सुनाने लगता है। रिकॉर्डिंग कई लोगों के पास पहुंचते 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 जज के पास पहुंच जाती है। दोबारा से जेलर से बात करते हैं और जेलर से कहते हैं कि कल रात्रि में आप कैदी पारस को लेकर फिर से कोर्ट में आओ। अगले दिन रात्रि में कोर्ट चलती है। कोर्ट में जज साहब एक बार उसकी फांसी की सजा कम कर दी जाती है, उसकी फांसी की सजा टाल दी जाती है और वो बच जाता है। कहानी में आपने देखा होगा कि पारस बिल्कुल निर्दोष था, उसे गलत तरीके से फंसाया गया था और इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि सत्य जो है वो परेशान भले ही हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। फिलहाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है और आपको पूरी कहानी कैसी लगी, अपनी दिल की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली वीडियो में हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दिया था। उनके नाम है हरकेश सिंह अमेठी उत्तर प्रदेश से, शर्मिला वर्मा है लखीमपुर खीरी से, तौफीक सांगली है महाराष्ट्र से, मोहम्मद एहसान अहमद है हैदराबाद से, मुफ्ती असदुल्ला कासमी है पुणे महाराष्ट्र से, आशीष राम जाट हैं अलवर राजस्थान से, राजेश शुक्ला हैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, सुरेंद्र काशी हैं, मुकेश चंद तिवारी एडवोकेट हैं गोरखपुर से। आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट से अपना जो ये परिवार है यूट्यूब का डीडी स्टोरी स्टेशन का, वो 50,000 लोगों का परिवार बन चुका है। ये आपके प्यार और आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा ही ऐसे मिलता रहेगा। मिलता हूं एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।